उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था। सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है, हम हैं। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई, सरकार सरकार होना का उसको एहसास होता था। और यही तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई, और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम हैं, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है, अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को। और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है। वो सम्मानीय जिंदगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि 1.5-2 साल कोविड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन उस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमें अपने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा। उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र और अंतिम आवर ही समझ लीजिए है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का
जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು. 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಮೊದಲಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದರು, ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ತಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇಷ್ಟು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲುತ್ತವೆ, ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಆದಿಯಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಶತಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ಆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಪ್ರತೀಕ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸದನವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.